हेलो लर्नर्स, मैं हूं अनन्या सोहम और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लेसन लैब में। तो आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर सीटेट की तैयारी कर रहे थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं उसमें सफल नहीं हो पाई और मैं आपका हेल्प कम कर पाई हूँ। लेकिन क्योंकि अब सीटेट नज़दीक आ चुका है तो हमें फास्ट मोड में तैयारी करनी है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सीटेट समाधान सीरीज, जिसमें हम करने वाले प्रीवियस क्वेश्चन आंसर को डील और साथ में आपको ये बताया जाए कि आंसर कौन सा है और वो क्यों है, प्लस कौन सा आंसर नहीं है और वो आंसर क्यों नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन सेम तो नहीं आएंगे, है ना, वर्ड अलग हो सकते हैं, सेंटेंस अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे तो आप उसको आराम से बना लोगे। इसीलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी कि कौन सा आंसर है और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, और साथ ही साथ क्वेश्चन के दौरान जितनी भी थ्योरीज आएंगी क्वेश्चन में, यहाँ पर वो सारी थ्योरीज आपके क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस की जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ अपनी सीटेट की तैयारी के लिए सीटीपी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारी सीरीज़ सीटेट समाधान सीरीज़। आइए स्टार्ट करते हैं सीटेट समाधान सीरीज़ के लिए पहला क्लास। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम डील करने वाले 15 क्वेश्चंस विथ थ्योरीज। ठीक है, आंसर क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं है और क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, टोटल चीज़ें। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले तो ये क्लास मल्टीलिंगुअल रहेगी और हिंदी वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो ध्यान रखें इसमें हिंदी अच्छे से समझाई जाएगी। ठीक है, और इंग्लिश तो है ही। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न चरणों में अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि विकास के कुछ जो है सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो यह बताता है कि शारीरिक अंग जो है अलग अलग दर से बढ़ते हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपना सिर संभालना जब आता है, जब वो अपने सिर पे कंट्रोल करते हैं, तो वो ऐसा नहीं वो चलने भी लग रहे हैं, उनके पैर पे कंट्रोल उनको थोड़ी देर के बाद आता है, तो कुछ सालों के बाद आता है। तो इसलिए आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि हर चीज़ जो है, जैसे दिमाग विकसित हो रहा है तो उसी समय हाथ पाँव भी उतना ही विकसित हो रहा है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है, ये हमें जानना है। तो पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल है। अब यूनिडायमेंशनल का मतलब क्या है कि विकास एक आयामी है। तो आपको अच्छे से पता है कि विकास के अंतर्गत सभी पक्ष आते हैं। कौन कौन से पक्ष, चाहे वो संवेगात्मक हो, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो या सामाजिक हो या फिर भाषिक हो। तो आपको क्या लगता है ये एक आयामी हुआ कहीं से भी? ये तो मल्टी डायमेंशनल हो गया, है ना। तो यूनिडायमेंशनल तो कहीं से भी नहीं होगा। तो आपको इतना समझ में आ चुका है कि जब भी ऐसा बात कहा जाए कि विकास एक आयामी है तो वो कभी भी नहीं होगा, एक आयामी नहीं होता है विकास। तो ये तो पहले ही गलत हो चुका है, हमारा पहला ऑप्शन गलत हो चुका है। तो अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, जहाँ पे कह रहा है कि डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि विकास एक रूप है या फिर एक दिशाई है। जब इसके इतने सारे आयाम है तो वो ये सिर्फ एक दिशा में कैसे जा सकता है, आप ही बताइए। तो एक दिशा तो नहीं हो सकता, बाई डायरेक्शनल हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या अगर आपका मूड ऑफ है तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा? ऐसा तो होता ही नहीं। अगर हमारा मूड ऑफ होता है तो हमारे काम भी बहुत स्लो चलने लगते हैं या फिर बोर होने लगते हैं, अपने रोज के काम से बोर होने लगते हैं, है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल तो हो नहीं सकता, एक दिशा में तो है नहीं। तो ये तो गलत हो गया। चलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने सिद्धांत में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो उसका अपोजिट कह रहा है कि ये असतत प्रक्रिया है। लेकिन क्योंकि ये सीटीपी है तो इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ होंगी ना जो हमें कंफ्यूज करें। तो यहाँ जब भी लिखा रहे पियाजे का नाम, ठीक है, पियाजे का नाम जब लिखा हुआ रहता है तब ये प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। जब भी लिखा रहे कि पियाजे के हिसाब से क्या विकास डिसकंटिन्यूअस स्टेज है या फिर कंटिन्यूअस है, तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा? क्योंकि पियाजे ने क्या किया, इसको स्टेजेस में बांट दिया। ठीक है, पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस दिए हैं, है ना। तो उसको स्टेज में बांट दिया उसने।
तो हम पियाजे के बारे में बात कर रहे थे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पियाजे ने जो स्टेजेस दिए हैं वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है तो इसको ही कहा जाता है विकास का असतत प्रक्रिया। असतत प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, अब आप यहाँ देखिए, आप अगर किसी लाइन को ऐसे खींचते रहिएगा तो ये निरंतर चलती जा रही है, पर जब आप इसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हो और आप यहाँ पे लाइन ऐसे करते हो, फिर इसको तोड़ देते हो, फिर यहाँ करते हो, फिर यहाँ करते हो, तो क्या ये सतत प्रक्रिया हुई? ये तो टूट गई ना, बीच में ब्रेक होते चली गई, तो ये जो है असतत हो गई। इसीलिए इसको, जो कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में दिया है विकास की प्रक्रिया, उसको असतत प्रक्रिया कहा जाता है। तो जब भी बात पियाजे की आएगी, ध्यान रखना है पियाजे की बात होगी जब, तब हम कहेंगे कि विकास जो है असतत प्रक्रिया है। अगर पियाजे की बात नहीं आती है, स्टेजेस की बात नहीं आती है, कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि पियाजे के बजाय वहाँ पे स्टेजेस लिख दिया जाए कि जब स्टेजेस की बात हो तो क्या वो सतत प्रक्रिया है या फिर असतत प्रक्रिया है। तो असतत प्रक्रिया है, ठीक है। तो स्टेजेस की बात होगी तो असतत प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है आपको। तो लेकिन यहाँ पे तो स्टेजेस की बात हो नहीं रही है, तो ये हो गई रॉन्ग आंसर। चलिए, तो अब हमारे पास नॉर्मली एक ही ऑप्शन ही बचता है, लास्ट ऑप्शन। ये तो आपको ये क्या एलिमिनेशन मेथड है, आपको नहीं पता है कि आंसर क्या है। लेकिन अगर आपको पता है कि एक आयामी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, फिर एक रूप या फिर यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल कैसे हुआ जब इसके इतने सारे आयाम हैं? तो ऐसे ही ये भी कट चुका है। तो अब थर्ड है कि असतत प्रक्रिया है। तो जिसने भी सिद्धांत पढ़ा है उसका पहला ही सिद्धांत है कि सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो ये भी कट गया। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया, वही होगा ऑप्शन, हम वही होगा हमारा आंसर, क्योंकि 4 में से कोई एक ही चुनना है और 3 तो है नहीं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर सेफेलोकॉर्डल है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल के हिंदी में अनेकों अनेक नाम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉक्सिमोडिस्टल को अधोगामी लिखा हुआ है, इसे मध्य बाह्य विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डल के यहाँ पे शीर्षगामी लिखा हुआ है, जिसको कि शिरोध पदोन्मुखी भी कहा जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल याद रख लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, फिर भी ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद क्या है, इसके अलावा यहाँ पे एक और बात लिख सकता है कि ये दिशा का सिद्धांत, ठीक है। किसका सिद्धांत? दिशा का सिद्धांत, क्योंकि ये जो दोनों पार्ट है ना, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दिशा के सिद्धांत के ही पार्ट है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं कि दिशा का सिद्धांत है क्या, ठीक है ना। दिशा का सिद्धांत है क्या? तो यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर लगाए हुए हैं, देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटो में दिख रहा है आपको कि एक है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। एक सेफेलोकॉर्डल एक प्रॉक्सिमोडिस्टल है। सेफेलोकॉर्डल आप देख रहे हो कि विकास जो है इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो क्या सिर से पैर की तरफ जा रहा है, उसका नाम भी आप देखिए ना, शिरोध पदोन्मुखी, ठीक है। सिर से पैर की तरफ। बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, तब वो जो है अपना कमर संभालना सीखता है, वो बैठने लगता है, फिर वो अपना पैर संभालना सीखता है, तब वो खड़ा होता है, चलता है। हो गया सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो कि मध्य से बाह्य की ओर जाता है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब हिलते हैं तो उनका पूरा शरीर हिलता है, ठीक है। जब वो रोएंगे चिल्लाएंगे तो अपना पूरा हाथ पैर फेंकते हैं, हाथ पैर मार के तब हिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनको अपने कंधे पे कंट्रोल आ जाता है। तो क्या होता है, जब वो हाथ हिलाएंगे तो सिर्फ हाथ हिलेगा, ये कंधा नहीं हिल रहा है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सिर्फ अपनी उंगलियों को हिलाना सीख लेते हैं। तो ये क्या, यहाँ से फिर यहाँ बाहर की ओर जा रहा है, मध्य से बाह्य की ओर जा रहा है। इसका एक और एग्जांपल होता है कि बच्चे का जो है ना हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है, छोटे बच्चों का, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उस पर कंट्रोल आता है, और उसके बाद धीरे धीरे उनको अपने आर्म्स पे कंट्रोल आता है, फिर अपने फिंगर्स पे कंट्रोल आता है। तो ये क्या, मध्य से बाहर जा रहा है, उसी को कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, मध्य से बाह्य, ठीक है, या फिर समीप से दूर। तो यही दोनों जो सिद्धांत हैं, या फिर शॉर्ट में दिशा का जो सिद्धांत है, यही हमें बताता है कि बॉडी पार्ट जो होते हैं, शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न चरणों में अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। कंप्लीट, ओके। तो हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है कौन सा है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। सोशियो कल्चरल मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। अब जिसको भी वाइगोत्स्की महोदय याद आ रहे होंगे उनको पता चल चुका होगा कि समाज और संस्कृति तो है भाई,
है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो बच्चे जो है यहाँ पे खेल कूद रहे हैं, पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि समाज से दूर है बच्चे, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बाहर घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, परिवार में रहते हैं। परिवार तो खुद समाज का एक छोटा सा हिस्सा है ना, एक छोटा सा समाज है वो। फिर संस्कृति, हम इंडिया में रहते हैं, कोई बच्चा अमेरिका में रहता है, तो उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति अलग है, ये कैसे पता चलेगा? हमारे बिहेवियर से ही पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है? समाज और संस्कृति दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि समाज और संस्कृति दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बात सही है कि बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। लेकिन ऐसा देख के आपको तीनों ऑप्शन नहीं देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहले आप एक बार देख लीजिए, समय बचाइए लेकिन नंबर भी बचाइए, ठीक है। तो ये तो बात सही लग रही है। अब सेकेंड है, चाइल्डहुड इज ए पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। बचपन एक ऐसी अवधि है जिसको कि 10 पार्ट्स में बांटा गया है। ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिया है कि चाइल्डहुड जो है वो 2 से 11 वर्ष की या फिर 2 से 12 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है, जिसको कि नॉर्मली 2 स्टेज में बांटा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 या फिर 7 से 12 वर्ष। और इसको कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे कि टॉय एज किसको कहते हैं, प्ले एज किसको कहते हैं, स्कूल एज किसको कहते हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे पिक्चर में लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। चलिए, तो ये ऑप्शन भी तो हो गया गलत, क्योंकि 10 तो होता नहीं है स्टेज। उसका कहते हैं क्या, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। तो ये तो पहले ऑप्शन को ही काट रहा है, सोशल इंटरेक्शन होता ही नहीं है कुछ हमारे जीवन में, ऐसा तो है नहीं, सोशल इंटरेक्शन कैसे नहीं होगा। तो ये तो है कि बच्चे की सामाजिक सोच अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, ये तो गलत हो चुका है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोलली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। बच्चों का विकास केवल अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है, सोलली, केवल वाले ऑप्शन बहुत खतरनाक होते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे दें, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला जाता है कि केवल एक ही चीज जो है आपको प्रभावित करेगी, है ना। और जहां पर बात आ जाए विकास की, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, अनुवांशिकी इनटू वातावरण। विकास हमेशा अनुवांशिकी और वातावरण का गुणनफल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हो गया गलत, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया सीधे से, फर्स्ट ऑप्शन, कि बच्चे पे समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, हो गया। तो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कि द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। अनुवांशिक प्रवृत्तियों के पूर्व निर्धारण प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रवृत्ति? अनुवांशिक प्रवृत्ति जो होती है वो जो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, धीरे धीरे खुलती है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। तो एडेप्टेशन जो है ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, लेकिन ये कहीं से भी अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन नहीं है। एडेप्टेशन की बात जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में की है, ठीक है। उन्होंने पूरा का पूरा उसमें स्टेप्स बताया गया है, उसमें उन्होंने पूरे स्टेप्स दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने बात की क्या, कि हमारे अंदर जो था ना, हम किसी भी चीज़ को देख करके अपने मस्तिष्क में एक चित्र बनाते हैं, और इस चित्र को ही उन्होंने नाम दिया स्कीमा का, मानसिक चित्र, जिसको कि हम कहते हैं स्कीमा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 1 नंबर पक्के हो जाते हैं इससे। याद रखना है कि मानसिक चित्र जिसकी बात जीन पियाजे ने की है उसको स्कीमा कहते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं, उसका चित्र बनता है हमारे दिमाग में, और वो क्या है, हमारा स्कीमा है। तो अब जो है यहाँ पर है संतुलन की प्रक्रिया, ठीक है। एडेप्टेशन जो है पूरा का पूरा प्रोसेस है जीन पियाजे के थ्योरी में। उसमें क्या कहा जाता है कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसको आत्मसात करते हैं, यानी कि एसिमिलेशन कहते हैं आत्मसातीकरण को, पहचानना, किसी चीज़ को ऐड करना, प्लस ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ कोई भी चीज़ आप देखते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप देखते हैं, आप ऐड करते हैं। आपने किसी शॉप को देखा, आपने उस शॉप की पिक्चर अपने दिमाग में ऐड कर ली, स्कीमा अपने दिमाग में ऐड कर लिया, ये हो गया आत्मसातीकरण। और इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जब छोटा बच्चा किसी कुत्ते को देखता है और हम उसको बताते हैं कि बच्चा बेटे ये डॉग है, ठीक है, तो अब उसको समझ में आ चुका है कि जो जानवर जिसके कि 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, तो वो क्या डॉग है। अब क्या होता है, उसके दिमाग में बन चुकी है संतुलन की स्थिति, इक्विलिब्रेशन हो चुका है उसके दिमाग में कि वो जो है 4 पैर वाला जानवर कुत्ता है।
अब क्या होता है, उसके सामने आ जाता है कोई घोड़ा, ठीक है, घोड़ा आ जाता है। अब वो उसको कहता है कि ये तो पापा कुत्ता है, लेकिन अब पापा उसको बता रहे कि नहीं नहीं बेटा, ये कुत्ता नहीं है, ये जो है ये घोड़ा है। तो ये जो है पहले उसके सामने आती है नवीन स्थिति यानी कि न्यू सिचुएशन, जिसको देख करके उसको जब बताया जाता है कि ये कुत्ता नहीं है तो वो चल जाता है, मतलब चिंता हो जाती है उसे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अभी तो पापा ने बताया था कि 4 पैर है उसके, तो वो कुत्ता है, तो अभी ये घोड़ा कैसे हो गया, अलग नाम कैसे हो गया इसका। तो ये है असंतुलन की स्थिति यानी कि डिसइक्विलिब्रियम का स्थिति। तो इसके बाद जो है जब उसे समझाया जाता है कि हाँ वो उसके भी 4 पैर हैं, लेकिन हर 4 पैर वाले जानवर का नाम एक ही नहीं है, वो कुत्ता है, वो घोड़ा है, एक 4 पैर वाला और जानवर होता है उसे गाय कहते हैं, किसी को बिल्ली कहते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा ये समझने लगता है। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे होते हैं उसकी सोच में मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन होती है, बदलाव आ जाता है कि सिर्फ एक ही जानवर नहीं है, उसका नाम डॉग ही नहीं हो सकता, उसका नाम कैट भी हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है। तो जब होगा मॉडिफाई यानी कि तब होगा समायोजन। इसके लिए इंग्लिश वाला वर्ड बहुत ईजी है, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। तो मॉडिफाई में MODIFY मॉडिफिकेशन में आता है, ठीक है, MOD आ गया इसमें, और वही एकोमोडेशन में भी MOD आता है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि जहाँ पे प्लस करने की बात आएगी ना वहाँ पे होगा एसिमिलेशन, जहाँ पे प्लस करने की बात आएगी वहाँ पे हो जाएगा एसिमिलेशन, और जहाँ पर बात आएगी मॉडिफाई करने की, बदलाव करने की, वो होगा एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। तो लेकिन ये तो कहीं से भी जेनेटिक को लेकर कुछ है नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। तो अब आते हैं दूसरा ऑप्शन है लर्निंग यानी कि सीखना यानी कि अधिगम। हमारे व्यवहार में जो सामान्य रूप से स्थायी परिवर्तन होते हैं जो कि हम प्रैक्टिस से लाते हैं उसे कहते हैं सीखना या फिर अधिगम या फिर लर्निंग। तो ये भी नहीं हो गया। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये तो ऐसे ही कर जाता है कि हम समाज में जब समाज के मूल्य सीखते हैं, समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण। यहाँ पे कहीं पे भी जो है जेनेटिक्स का बात नहीं होगा, तो ये कट गया है। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है मैच्योरेशन, परिपक्वता। यही है हमारा सही आंसर। बच्चे जब छोटे होते हैं उनको भी बोलना भी नहीं आता, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, फिर जॉब ढूंढने लगते हैं, फिर उनका अपना खुद का फैमिली हो जाती है ना। तो क्या है, धीरे धीरे वो मैच्योर हो रहे हैं, एज के साथ जो है उनमें परिपक्वता आ रही है। इसी को कहते हैं कि जेनेटिक अनफोल्डिंग, ठीक है, यानी कि आनुवांशिक प्रवृत्तियों के पूर्व निर्धारण प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है परिपक्वता, ठीक है। अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे बच्चा छोटा है, फिर ये बड़ा हो गया है, स्कूल जाने लगा है, फिर अब ये कॉलेज जाने लगा है, अब इसको जॉब देना है, जॉब करना है, इंटरव्यू देने जा रहा है। वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो मैच्योर हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। चलिए 4th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि डैश इज ए प्राइमरी एंड डैश इज ए सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एक प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का और एक सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, ठीक है। डैश एक प्राथमिक और डैश एक समाजीकरण का द्वितीयक एजेंट है। तो ऑप्शन में है फैमिली एंड स्कूल, सबसे पहला परिवार और स्कूल, दूसरा है मीडिया और परिवार, ठीक है, तीसरा है स्कूल एंड मीडिया, और चौथा है मीडिया और नेबरहुड। तो अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको पहले बताया समाजीकरण में क्या होता है, आप जब समाज में सबसे पहले आप किस समाज से मिलते हो, परिवार से मिलते हो, है ना। सबसे पहले बच्चा कहाँ से अवगत होता है, अपने परिवार से अवगत होता है। तो पहला क्या हो गया, परिवार हो गया। तो प्राथमिक तो फर्स्ट तो वैसे ही फैमिली हो गया, तो जहाँ भी पहला होगा फैमिली वो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये तो बहुत सॉर्टेड है। लेकिन याद रखना है कि हमेशा ना इसको बहुत ईजिली समझना हमें कि प्राइमरी हमेशा तो फैमिली होगा और सेकेंडरी में 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आती हैं, पहला तो मीडिया और दूसरा है स्कूल, ठीक है। प्राइमरी के लिए आप दिमाग में रख लीजिए फैमिली और सेकेंडरी के लिए रख लीजिए स्कूल, एज फॉर स्कूल, ठीक है। और प्राइमरी सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, फैमिली को दिया जाता है, तो पहला जो है फैमिली हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया पहला ऑप्शन सही। इसके अलावा भी आपको जो है कुछ पॉइंट्स है जानने के लिए समाजीकरण में, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। जैसे कि पहला एक एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी जिसको कि हिंदी में कहा जाता है प्रत्याशित, ठीक है, प्रत्याशित समाजीकरण। अब प्रत्याशित समाजीकरण को आप ऐसे तोड़िए, प्रत्याशा। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है आशा, तो ये उस प्रकार की समाजीकरण की बात करता है जहाँ आपके जुड़ने की आशा हो,
ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हो जुड़ना, और क्योंकि आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो आप उस हिसाब का समाजीकरण अपनाते हैं। आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, आपको वो जॉब करना है, वहाँ पे आपको रहना है, आपकी आशा है वहाँ रहने की, तो आप उसके हिसाब का ड्रेस कोड अपनाते हो। वहाँ पे जैसे लोग बातचीत करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वैसे आप उसके साथ रहते हो। तो ये क्या, आपकी आशा है वहाँ जुड़ने की, ठीक है, तो आप वहाँ उसके हिसाब से ढल रहे हो। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है रीसोशलाइजेशन। आप देख रहे हैं पर रीसोशलाइजेशन, पुनर्समाजीकरण कहते हैं इसे, ठीक है, हिंदी में। अब पुनर्समाजीकरण क्या होता है, तो पुनर् मतलब फिर से, ठीक है, शॉर्ट कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे मैंने प्रत्याशा में से आशा को हटा लिया था, वैसे पुनर्समाजीकरण में से पुनर् को हटा लेते हैं। पुनर् मतलब होता है फिर से। तो यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया होगी फिर से, दोबारा से। क्या होता है कि किसी कारणवश, जैसे हम यहाँ पे हैं इंडिया में और हमें दूसरे देश जाना पड़ता है, तो हमें क्या होता है कि वहाँ का जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे जो समाज होता है वो हमारे समाज से बहुत अलग होता है। तो हम यहाँ के वैल्यू लेके वहाँ पे नहीं रह सकते, हमको वहाँ का वैल्यू अपनाना पड़ता है और यहाँ का भूलना पड़ता है, यहाँ का छोड़ना पड़ता है। नहीं भूल रहे तो छोड़ तो रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए वहाँ का अपनाना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं रीसोशलाइजेशन, जहाँ पर कि नए को अपनाने के लिए अपनी पुरानी समाजीकरण की प्रक्रिया छोड़नी पड़े, उसी को क्या कहते हैं, रीसोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको फोटो लगा दिया है प्राथमिक समाजीकरण का। प्राथमिक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ प्रारंभिक बचपन के वर्षों में परिवार के माध्यम से बच्चे समाजीकरण करते हैं। प्रारंभिक बचपन के समय कहाँ से, तो परिवार से। और गौण समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण को गौण समाजीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गौण समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में शिक्षा और सहकर्मी समूह जैसे एजेंसियों के माध्यम से आते हैं। अब सहकर्मी समूह के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी कभी जो है नेबरहुड को प्राइमरी में भी दे देता है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी में कुछ हो ना हो, फैमिली तो कंपलसरी होना चाहिए, और सेकेंडरी में स्कूल या फिर मीडिया, ये बात ध्यान में रखना है। परिवार प्राथमिक सामाजिक एजेंट है और गौण सामाजिक एजेंट के लिए शिक्षा और सहकर्मी समूह कुछ उदाहरण हैं। प्रारंभिक समाजीकरण के माध्यम से सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण किया जाता है। गौण समाजीकरण में बच्चे का और अधिक समाजीकरण किया जाता है। बच्चे वही परिवार में, उनके पास 4-5 लोग हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो उनके पास पूरा का पूरा 100-150 लोगों का ग्रुप होता है, 200 लोगों का ग्रुप होता है, वहाँ पर उनका समाजीकरण होता है, ठीक है। तो अब आते हैं 5th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष के बच्चों के नैतिक मूल्यों का प्राथमिक आधार क्या है? आपको अगर याद होगा, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक थ्योरी दी है किसके ऊपर, तो नैतिक डिसीजन जो हम बनाते हैं, तो नैतिक विकास की थ्योरी दी है उन्होंने। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। अब नैतिकता क्या होती है, तो हम जो सही और गलत के प्रति निर्णय लेते हैं ना, उसको कहते हैं नैतिकता। किसी को पता है, बच्चे को आप सिखाते हो आप झूठ नहीं बोलना है, कोई झूठ बोलता है तो वो गलत है, कोई अगर सही बोल रहा है तो वो अच्छा है, यही सब नैतिकता है। उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स की बात की है। पहले तो नैतिकता हुई जिसके ऊपर उन्होंने सिद्धांत दिया है, उसी में उन्होंने बात की नैतिक तर्कना की, जिसको कि मोरल रीजनिंग भी कहते हैं। मोरल रीजनिंग किसको कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के बारे में तर्क कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है या फिर गलत है, ठीक है। सही और गलत के बीच में जब आप डिफरेंस कर रहे होते हैं और उसके लिए जो आप तर्क लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं नैतिक तर्कना, यानी कि मोरल रीजनिंग। फिर आते हैं नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा क्या है कि आप जब सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, उस सोच के दौरान आपको निर्णय लेने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि क्या ये सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए का जो ये प्रक्रिया है ना, इसी को कहते हैं दुविधा और इसी को कहते हैं मोरल डिलेमा। तो कोहलबर्ग ने क्या किया था, कुछ बच्चों को रखा था, ठीक है, जिसपे उन्होंने टेस्ट किया कि वो अपना नैतिक निर्णय लेते कैसे हैं। तो उसी के लिए वो क्या करते थे ना कि बच्चों को एक डिलेमा देते थे, एक दुविधा देते थे कि ये परेशानी है तो इसमें आप क्या निर्णय लेंगे। अब जो वो निर्णय लेते थे तो उसमें वो देखते थे कि वो किस तर्क पे निर्णय ले रहे हैं, इसी के आधार पे उन्होंने ये अपना थ्योरी दिया था। तो उसमें एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रोचक डिलेमा था, हाइंज डिलेमा, ठीक है। हाइंज क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो उनका कहना था कि एक व्यक्ति है, इसका नाम हाइंज है, उसकी वाइफ है जो बीमार हो चुकी है, बहुत ही भयानक बीमारी हो चुकी है, आप
कोई भी बीमारी मान लो जो कि ठीक होने योग्य नहीं है, जिसमें इंसान बिल्कुल अब मरने की स्थिति में आ चुका है, इसी प्रकार की कोई बीमारी है उसे। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी वाइफ को भर्ती करवाता है, तो क्या होता है, वो डॉक्टर बोलता है कि इसको बचाने के लिए केवल एक दवाई है, केवल एक दवाई है जो इसको बचा सकती है। अब ये दवाई बेचने वाला व्यक्ति भी केवल एक ही है, केवल एक केमिस्ट शॉप है जहाँ पे ये दवाई अवेलेबल होगी। तो जब हाइंज जाता है उसके पास और कहता है कि मुझे ये दवाई चाहिए, तो उस केमिस्ट का कहना है कि मैं ये दवाई आपको इतने रुपये में दूंगा। अब हाइंज के पास उतने पैसे हैं नहीं, तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इतने पैसे में दे दो, इतने पैसे में दे दो, मेरी वाइफ मर जाएगी। और कहीं तो उसके पास वो दवाई लाने का ऑप्शन भी नहीं है, पर वो जो है नहीं ला करके देता। वो बोलता है कि नहीं, हम तो भाई इतने पैसे ही लेंगे। अभी वो कर चुका है कि हमारे पास सिर्फ दवाई, तुमको अपनी वाइफ की जान बचानी तो इतने पैसे लाओ, नहीं तो हमसे तो कोई भी दवाई खरीद लेगा ना, कोई और आके खरीद लेगा। लेकिन हाइंज को अपनी बीवी की जान बचानी थी, वाइफ की। तो अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं। उसने बहुत कोशिश की कि वो दवाई दे दे उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया उसने, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता है। तो लास्ट में हाइंज जो है उस दवाई की चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। तो ये था हाइंज डिलेमा। तो हाइंज डिलेमा का ही कहानी बताया जाता है वहाँ पे। वो ऐसा माना जाता है कोलबर्ग जो है हाइंज डिलेमा देते थे बच्चों को, या फिर और जो वहाँ पे लड़के थे, हाँ लड़के ही थे, कोई भी लड़की नहीं थी। उनके जो थ्योरी वो बना रहे थे ना वहाँ पे, उन्होंने किसी भी लड़की को नहीं रखा था, सिर्फ लड़के ही थे अलग अलग एज के। तो उससे पूछते थे कि अब वो जो चोरी करके आया है तो वो उसने सही किया कि गलत किया। तो अलग अलग एज के लोग उस पर अलग अलग प्रकार से तर्क करके उसको सही और गलत बताते थे। इसी पे है वो थ्योरी। और भी उन्होंने डिलेमास दिए होंगे, पर ये हाइंज डिलेमा बहुत ज़्यादा है, जो है ना बहुप्रसिद्ध डिलेमा है, दुविधा है उसके थ्योरी का। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखिए कि उन्होंने सिर्फ लड़कों को लिया था, मतलब उन्होंने कर लिया था जेंडर बायस वाला काम। ठीक है, उन्होंने जेंडर बायस वाला काम कर लिया था, जिसके वजह से कैरोल गिलेगन नाम की एक औरत ने उनका, जो कि उनकी स्टूडेंट मानी जाती है कैरोल गिलेगन, उन्होंने उनका कर दिया कि ये गलत किया आपने। ठीक है, क्योंकि आपने लड़कियों को रखा ही नहीं, औरतों को रखा ही नहीं है, तो आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं लिया है। तो इसीलिए जो है जब पूछा जाए कि किस आधार पर आलोचना हुई है, तो जेंडर बायस के आधार पर आलोचना होती है इसकी, लॉरेंस कोलबर्ग की, क्योंकि उन्होंने लड़की का सोच लिया ही नहीं ना। अब लड़कियां अलग तरीके से सोचती हैं और लड़के अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसमें आप उनका कहना था कि ये जो हमने बनाया ना सिद्धांत, ये हर जगह लागू होता है। और कैरोल गिलेगन का कहना था कि हर जगह कैसे लागू होता है, आपने तो लड़कियों का सोच देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो हर जगह कैसे लागू होता है, समाज में सिर्फ लड़के ही तो नहीं रह रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनकी आलोचना की है कैरोल गिलेगन ने। किस आधार पे की है, तो जेंडर बायस के आधार पे की है। चलिए, तो अब इन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत में जो है 3 स्तर दिए हैं। ठीक है, 3 लेवल्स दिए हैं, 3 लेवल दिए हैं इन्होंने। ठीक है, और 6 स्टेजेस दिए हैं। हर लेवल में जो है 2 स्टेज है, हर लेवल में जो है 2 स्टेज है, 3 स्तर और 6 चरण। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उसने कितने स्तर दिए हैं, कितने चरण दिए हैं। 3 स्टेजेस दिए, 3 लेवल दिए यानी कि स्तर, और 6 स्टेजेस दिए यानी कि चरण। हर एक लेवल में जो है 2 स्तर हैं। तो पहला है पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है उत्तर परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत या फिर रूढ़िगत, मतलब कि अभी जो है बच्चे को अपना खुद का कोई ज्ञान नहीं है। आप उसको जो बताएंगे ना कि हाँ बेटा ये गलत है, हाँ बच्चे ये गलत है, ये सही है, तो उसको पता है कि यही सही है। अगर वो खिलौना तोड़ दे रहा है, आप उसको डांट दे रहे हो, तो वो सही है, सॉरी वो गलत हो गया। और अगर आप उसको खिलौना तोड़ने पर नहीं डांटते हो, तो वो उसके लिए सही है, क्योंकि उसके लिए उसको डांट नहीं लगी है ना, आपने उसको बोला ही नहीं कि वो गलत है। अभी उसको अपना खुद का कोई नैतिक ज्ञान नहीं है, आप जितना सिखाइएगा उतना ही आएगा उसको। फिर आता है परंपरागत। अब क्या है परंपरागत, क्या है, वो मानेगा उस चीज़ को जो वो समाज में देख रहा है। ठीक है, जो चलते आ रहा है ना उसको वो मानेगा, इसको रूढ़िगत भी कहते हैं। थर्ड है उत्तर परंपरागत। यहाँ पर उसका खुद का दिमाग भी काम करना शुरू कर देगा कि देखिए ऐसा नहीं कि जो चलता आ रहा है वही सही है, हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है पूर्व परंपरागत, इसमें है 2 चरण। पहला है आज्ञा पालन एवं दंड की अवस्था। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जहाँ पर कि आपके आज्ञा का पालन वो दंड से बचने के लिए करता है। हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो जेल चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जेल चला जाएगा, इसलिए नहीं कि वो सही किया गलत किया, ऐसा कुछ नहीं, उसको दंड मिल जाएगी, वो जेल चला जाएगा। यही इसका एग्जाम्पल है कि हाइंज को चोरी किस लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जेल चला जाएगा। मतलब कि आगे का पालन इसलिए करो क्योंकि दंड ना मिल जाए आपको। सेकेंड है स्वलाभ मानसिकता, व्यक्तिवाद, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या फिर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा।
इसमें क्या है, बच्चा कहेगा कि अच्छा अगर मैं आपका काम कर दूंगा तो आप मुझे चॉकलेट दोगे, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा और शैतानी नहीं करूंगा तो आप मुझे घुमाने ले चलोगे। मतलब आप उसको स्वलाभ चाहिए, उसमें उसका क्या लाभ हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेता है। ठीक है। या फिर टिट फॉर टैट, अगर किसी ने उसकी चॉकलेट फेंक दी है तो वो भी उसके चॉकलेट को फेंक देगा। बदले की भावना नहीं कहना है इसको, उसको सब अभी इतना समझ नहीं आ रहा है, बस वो एक एक्सप्रेशन है कि उसने फेंक दिया तो मैं भी फेंक दूं, ऐसा ही एक्सप्रेशन है। ठीक है। ये बदले बदले की भावना नहीं है कि भुगते की गम को, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे IAS वाला। ठीक है। यहाँ छोटा बच्चा है, उसको इतना समझ नहीं है, उसको लगता है कि अच्छा उसने तोड़ दिया मेरा सामान तो मैं भी उसका तोड़ दूंगा। अब सेकंड आते हैं परंपरागत। यहाँ पर वो क्या हो चुका है कि अब उसको पता चल चुका है कि समाज में ये सब चल रहा है ना कि ऐसा झूठ नहीं बोलना है। स्कूल में बोला जाता है कि आपको जो है अगर आप पूरे के पूरे अच्छे से बन के आओगे, टीचर्स की बात मानोगे तो आप अच्छे कहलाओगे। तो इस सब को वो मानता है अभी सेकेंड स्टेज में। तो इसमें से पहला है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड गर्ल गुड बॉय स्टेज। ठीक है। थर्ड स्टेज जो है वो गुड गर्ल गुड बॉय स्टेज है। यहाँ जो है बच्चा चाहेगा कि वो कोई भी काम इसलिए करता है कि उसको लोग अच्छा समझे, उसको दूसरों के नज़र में अच्छा बन के रहना है। अगर वो होमवर्क बना के जाता है, टीचर उसकी तारीफ करते हैं, तो वो होमवर्क इसलिए नहीं बना के जा रहा है कि उसको बनाने का मन है अभी फिलहाल वो इसलिए बना रहा है क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो टीचर उनकी तारीफ करेंगे ना, वो पोएम सुनाएगा, आप उसकी तारीफ करेंगे कि बच्चा कितना अच्छा है, गुड बॉय गुड गर्ल, तो वो उसके लिए करता है। फोर्थ चरण में क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था है। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मेंटेनिंग द लॉ एंड सोशल ऑर्डर। यहाँ पे वो लॉ और सोशल ऑर्डर बनाए रखेगा, जो समाज में ऑर्डर चलते आ रहा है ना, जो बना हुआ है पहले से, उसको वो मानेगा। अगर कहा जा रहा है स्कूल में कि 2 चोटी बांध कर आना है, ठीक है, तो वही सही है, उसके लिए वही सही है। अगर वो कोई नहीं कर रहा है तो वो अच्छा बच्चा नहीं है, उसने ऑर्डर को नहीं माना है। चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। यहाँ पे ये नहीं है कि वो चला जाएगा जेल, डर नहीं है यहाँ पे ये है कि वो खिलाफ है, चोरी जो है लॉ के खिलाफ है, इसीलिए यहाँ पे नहीं करनी चाहिए चोरी। वहाँ पे वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है थर्ड लेवल। ठीक है, जिसमें कि 2 चरण है। पहला है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट। यहाँ पे व्यक्ति को ये समझ में आने लगता है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं ना, उसमें बदलाव भी हो सकते हैं। अगर समाज के नियम हमारे हित में नहीं है तो हम उनमें बदलाव ला सकते हैं, ये बात उसको समझ में आने लगती है। और लास्ट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता। इस चरण तक जो है बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ये एक तरह से हो गया कि आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि हाँ ये सही है और हमें यही करना है। जैसे कि महात्मा गांधी, ठीक है, उनको क्या करना था कि वो हमेशा बोलते थे कि लड़ाई पीट झगड़ा मारपीट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत गलत है। ठीक है, शांति के मार्ग पर उनको चलना था। और इस चीज़ को वो इतना ज़्यादा आत्मसात कर चुके थे कि जब हमारे पूरे देश में लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय भी वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ रहे थे, शांति से लड़ रहे थे। ठीक है, वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो बम विस्फोट नहीं कर रहे थे, वो डांडी मार्च कर रहे थे। तो इस बात को वो समझ चुके रहते हैं। तो इस चरण पे बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। खैर, तो अब हम आते हैं कि यहाँ पे किस स्टेज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7-8 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, आप बस इसको समझ लीजिए। 7-8 वर्ष का बच्चा है तो वो ये तो नहीं जानेगा कि मम्मी पापा डांट देंगे इसीलिए काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और अभी वो टिट फॉर टैट की अवस्था में भी नहीं है, उतना छोटा नहीं है। तो अब हमें ढूंढना है कि सेकंड से ही हो सकता है, थर्ड से हो नहीं सकता है, क्योंकि थर्ड जब आ जाएगा ना तब उसको समझ में आ जाएगा। वो तो बहुत अपर लेवल का हो गया चीज़, क्या वो समझ रहा है कि हम बदलाव भी कर सकते हैं। 7-8 साल के बच्चे को क्या पता है कि हम पूरे के पूरे नैतिक प्रक्रिया में बदलाव कर सकते हैं, ऐसा उसको तो पता नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सामाजिक व्यवस्था का रख रखाव, हाँ ये तो सही है ना, ये तो सेकेंड लेवल का है। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस ऐसे हमने नहीं सुना है। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस हमने सुना है, सामाजिक व्यवस्था का रख रखाव करने की व्यवस्था। फिर सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ये तो फर्स्ट हो गया। ये यहाँ पे कहीं भी बात नहीं हो रहा है कि उसको जो है दंड लगेगा इसलिए उसको कुछ मानना है, तो ये खत्म हो गया। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था कि उसको पता है कि ये सही है और उस सही के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी लड़ेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन हो गया आंसर 1 सही। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम कॉलवर को फिर से
रिवाइज कर लेते हैं। कोलबर्ग ने किस सिद्धांत को दिया है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। कहाँ के थे? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनको कि फादर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, और वो इंस्पायर्ड थे पियाजे से। उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर के अपनी थ्योरी निकाली थी, ध्यान रखना है, उनके विरोध में नहीं निकाली थी, इंस्पायर होकर निकाली थी। फिर क्या है कि उनको नैतिकता क्या होता है? तो सही तर्क के प्रति निर्णय लेने का तरीका होता है ना। नैतिक तर्क ना यानी कि मोरल रीजनिंग किसको कहते हैं? तो नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान किया गया तर्क। मोरल डिलेमा, दुविधाएं। फिर बहुप्रसिद्ध डिलेमा कौन सा है? तो हाइंज डिलेमा है ना। अब इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इनकी आलोचना हुई किस लिए थी? तो जेंडर बायस, ठीक है, इनकी थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी कहा जाता है। बायस का मतलब होता है किसी एक लिंग के प्रति झुकाव, ठीक है, बायस मतलब झुकाव होना। इन्होंने क्या किया? केवल लड़कों को लिया था ना वो टेस्ट करने के लिए कि कैसे हम लोग नैतिक तर्क कैसे लगाते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, तो इन्होंने केवल लड़कों को लिया था। तो ये हो गया जेंडर बायस थ्योरी हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो लड़कियों की सोच नहीं आई ना कि वो कैसे सोच रही हैं, उनका क्या डिसीजन होता, सेम होता भी या नहीं होता, ये कुछ भी नहीं आया। इसीलिए ये इनकी आलोचना इसी आधार पे हुई। और ये आलोचना की है किसने? ये आलोचना करने वाली हैं कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन जो है उन्होंने ही इस बात की आलोचना की थी, जो कि उनकी ही स्टूडेंट थी। कैरोल गिलिगन ने इस बात की आलोचना की थी, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा आपको पता चल गया कि लेवल कितने हैं? 3, स्टेजेस कितने हैं? 6, याद रखना है। लेवल यानी कि स्तर कितने हैं? 6 हैं। चरण 3 हैं। चरण कितने हैं? 6 हैं। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको ये जो पीडीएफ है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप उस पीडीएफ को अच्छे से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी किसकी? हमारे वेबसाइट की। आप उस पर जाइएगा, इस पीडीएफ को लीजिएगा, आज क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा फिर से, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है सीरिएशन इन पियाजेस थ्योरी रिफर्स टू। सीरिएशन, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता का अर्थ क्या है? सीरिएशन यानी क्रमबद्धता। क्रमबद्धता आपको तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को आप क्रम में लगा रहे हैं, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, चाहे वो घटते क्रम में हो, है ना, क्रम में लगाना। तो द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशनल, फॉर एग्जाम्पल लेंथ। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया कि वस्तु को एक आयाम के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्षमता। उदाहरण के लिए लंबाई, मतलब लंबाई के आधार पे आप क्या कर रहे हैं? उसको क्रम में लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्ची है, ठीक है, ये बच्ची क्या कर रही है कि लंबाई के आधार पर जो है ना किसी चीज़ को क्रम में लगा रही है। इस पाइप से इसके पास, इसको क्या है, पहले से छोटी वाली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी करके इसने क्रम में इसको लगा दिया है, ठीक है। तो ये तो सही है। चलिए आते दूसरे ऑप्शन पे। द एबिलिटी टू टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता। ऐसा कुछ नहीं, क्रमबद्धता है ना, क्रम में लगाना है यहाँ पे। फिर द नैरेटिव, ए नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज इन स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने में इस्तेमाल होने वाली सोच की कथात्मक रूप। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कथा कहानी की बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तो चलिए हटा ही देते हैं, इस ऑप्शन को ही हटा देते हैं। उसके बाद द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, स्थानों को स्थानिक रूप से मानचित्रण करने की क्षमता। यहाँ पे किसी प्रकार से मानचित्र की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्रम में लगाने की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है? क्रम में लगाने की बात हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, है ना। तो जीन पियाजे ने, जिन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी, उन्होंने अपने 3rd स्टेज में, जिसको कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें सीधा बात होता है कि जो बच्चे को कॉन्क्रीट रूप से दिखाई देता है ना, जो सामने में दिखाई देता है, मूर्त रूप से दिखाई देता है, उसके प्रति बच्चा अपनी सोच समझ बना सकता है, उसके प्रति वो अपनी तर्क कर सकता है। तो इसी के ऊपर था ये स्टेज, 3rd स्टेज है ये, ठीक है। पहला जो है वो संवेदी पेशीय है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है संवेदी पेशीय, संवेदी, ठीक है, पेशीय या फिर संवेदी गामक अवस्था इसको कहते हैं पहले को, ठीक है, संवेदी गामक। दूसरे को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, प्री ऑपरेशनल। उसके बाद है मूर्त, 3rd है मूर्त,
और फोर्थ है अमूर्त, अमूर्त अवस्था। अमूर्त में क्या होगा कि वो अमूर्त चीज़ों के प्रति चिंतन कर पाएगा, ठीक है, उसकी थिंकिंग इसके लिए इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, उसको जो दिखाई नहीं दे रहा है मतलब वो कल्पना कर पाएगा। संवेदी गामक क्या हो गया, संवेगों से सीखता है, हमारा जो 5 सेंसेस है ना उससे सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ पे जो है बच्चे को तर्क करना आया तो है पर उतने भी अच्छे से नहीं आया है, ठीक है, वो ये समझ पा रहा है कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन 2 × 2 ही 4 इसीलिए होता है क्योंकि 2 + 2 4 होता है, वो ये नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो ये हो गए, ये है 4 अवस्थाएं उनकी। तो ये जो गुण है ना, कर्मबद्धता, सीरियसन, ये गुण आती है 3rd स्टेज में, मूर्त अवस्था में, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये बच्ची लगा रही है सीरीज में, तो उसके अलावा भी कुछ गुण आते हैं 3rd स्टेज में, जिसका जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बच्चा जो है क्लासिफिकेशन, जैसे कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो बच्चा क्या करेगा, सारे ट्रायंगल एक साथ रख लेगा, सारे रेक्टेंगल एक साथ रख लेगा, ये उसको क्लासिफिकेशन करने, वर्गीकरण करने आ चुका रहता है, ठीक है, वर्गीकरण करना उसको आ चुका रहता है। उसके बाद फिर क्या, सीरियसन, सीरियसन तो आपने भी पढ़ ही लिया। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी, परिवर्तनशीलता, ठीक है। अब उसको समझ में आने लगेगा कि बर्फ जो है वो पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकता है, वो विचारों में जो है ना उल्टा करके देख सकता है, ठीक है, उलट के देख सकता है। फिर है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन है संरक्षण का गुण। जब बच्चा, वही इसमें इसका भी वही मतलब है, जैसे कि आप संरक्षण का गुण आता है तो क्या होता है, आप जब किसी बच्चे को गिलास में पानी देते हो, ठीक है, ये है 2 गिलास, एक छोटा एक लंबा है, इसमें आप दोनों में 1 लीटर पानी, 1 लीटर का बोतल लेते हो और दोनों में पानी पोर करते हो, डालते हो। बच्चे ने देखा है कि दोनों में सेम बोतल से पानी किया है, लेकिन जब आप उससे पूछोगे ना कि आपको क्या लगता है किस बोतल में पानी ज़्यादा है, तो वो इस बोतल को सेलेक्ट करेगा, लंबे वाले को, क्योंकि उसके हिसाब से क्या है कि ये जो है लंबा है तो इसमें पानी ज़्यादा आएगा, मतलब उसमें संरक्षण का गुण नहीं आया है। लेकिन जब वो यह समझने लग जाए कि दोनों में ही 1 लीटर ही पानी है, तो उसे ही कहते हैं संरक्षण का गुण। जब ये नहीं समझता है तो उसे कहते हैं केंद्रीकरण, ठीक है, उसे कहते हैं केंद्रीकरण, सेंटरेशन का गुण, कि बच्चा जो है एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहा है, लेकिन जब ये समझ में आने लगता है तो ये हो जाता है कंजर्वेशन। फिर है डिसेंटरिंग, बस उसी का केंद्रीकरण का उल्टा हो गया। फिर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी क्या होता है, जब बच्चा समझने लगे कि ए अगर बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है तो सी ए से छोटा होगा, ये जब बच्चा समझने लगता है तो उसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ये सारे गुण किस स्टेज के हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक स्टेज के हैं, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक कौन सा अवस्था है, 3री अवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नसीमा, ए 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? 5 साल की नसीमा को यकीन है कि मिट्टी के गोले को लुढ़काकर सांप बनाने से और मिट्टी बनती है, ठीक है। जब वो उसके पास एक मिट्टी का गोला है, ठीक है, उसको जब वो ये इतना लंबा बना ले रही है ना, सांप बना ले रही है, तो उसको लग रहा है मिट्टी का गोला ज़्यादा हो गया है। अभी अभी जस्ट आपने इसका एग्जाम्पल देखा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वही मिट्टी का गोला है, इसी को मैंने इतना लंबा किया है, तो इसीलिए अभी भी अमाउंट उतना ही है, वो अमाउंट में डिफरेंस नहीं कर पा रही है, वो केंद्रीकरण कर रही है, केवल एक बात पे ध्यान केंद्रित कर रही है कि अब ये लंबा हो चुका है, मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है केंद्रीकरण जो है 2nd स्टेज में रहता है, 2nd में, ठीक है, प्री ऑपरेशनल में रहता है, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल में ये गुण होता है, सेंटरेशन का गुण कहते हैं इसको, ठीक है, सेंटरेशन का, केंद्रीकरण का। अच्छा, तो इससे पहले यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ एक वर्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी कि सजीववाद। सजीववाद क्या होता है, ये भी जो है प्री ऑपरेशनल का ही एक गुण है। आप देखिए, अब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सामने आया है, ठीक है, लेकिन आपको क्या क्या पता चला है कि उसके स्टेजेस क्या हैं, जीन पियाजे के स्टेजेस क्या क्या हैं, उसके गुण क्या क्या हैं, ये सब आपको समझ में आ रहा है। तो सिर्फ आप ये क्वेश्चन नहीं, सेम आएगा तो आप नहीं रिलेट कर पाओगे, अगर वहाँ पे पूछेगा कि सजीववाद क्या है वो भी आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जब बच्चे जो है किसी निर्जीव चीज को भी सजीव मानते हैं, बच्चे को टेबल से चोट लगेगी तो वो टेबल को मारेगा, क्योंकि अगर उसे चोट लग के दर्द हुई तो टेबल को भी दर्द होगा। ये जो थिंकिंग है ना,
इसी को कहते हैं सजीववाद। वो निर्जीव नहीं समझता है। अगर वो डॉल के साथ खेल रहा है तो वो डॉल को भी जो है खाना खिलाएगा, है ना। उसको चोट लग गई है तो वो किसी दीवार को भी मारेगी। तो ये सब क्या है, ये सजीववाद है। इसी को कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। वो सोच रहा है कि वो सब कुछ सजीव ही है, निर्जीव है सजीव है, इस स्टेज में उसमें वो फर्क नहीं समझ आ रहा है उसको। और ये किस स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज का नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। थर्ड है परिकल्पित निगमनात्मक तर्कन, यानी कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। परिकल्पित निगमनात्मक रीजनिंग, इसमें क्या होता है, ये फोर्थ स्टेज में, ये जो गुण है ये फोर्थ स्टेज का हिस्सा है। फोर्थ स्टेज क्या है, अमूर्त चिंतन। और यहाँ क्या कर रहा है कि परिकल्पना कर रहा है बच्चा, जो है परिकल्पित रीजनिंग लगा रहा है, कल्पना करके किसी चीज के बारे में तब तर्क कर रहा है। तो ये कहाँ आ जाएगा, फोर्थ स्टेज में आ जाएगा। उसके बाद है संक्रामक निष्कर्ष निकालना, ट्रांजिटिव इन्फरेंस। ट्रांजिटिव इन्फरेंस आपको मैंने पहले बताया, ए अगर बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है तो ए भी जो है सी से बड़ा होगा। ये बच्चे को जब समझ में आने लगेगा तो वही होता है संक्रामक निष्कर्ष निकालना। तो अभी वाले जो ये ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सेंटरेशन। कि बच्चे को क्या लग रहा है कि अगर वो मिट्टी को गोले को लटका कर लंबा बना देती है तो मिट्टी ज़्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं केंद्रीकरण। चलिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चा जो है क्या कर रहा है, उसके सामने 2 गिलास रखा, मैंने आपको भी पहले ही बताया इस चीज़ के बारे में। 2 गिलास रखा हुआ है, ठीक है। और इसी गिलास से जो है ना एक लंबे वाले गिलास में पानी को डाल दिया गया है। अब बच्चे से पूछा गया कि कौन से गिलास में आपको लगता है पानी ज़्यादा है, तो उसने इस गिलास को दिखा दिया है, जबकि इसी सेम गिलास से इसमें पानी डाला गया है। तो ये क्या है, केंद्रीकरण है। बच्चा केंद्रीकरण कर रहा है, उसको लग रहा है कि गिलास लंबा है तो उसमें पानी भी ज़्यादा है, भाई वो बड़ा गिलास है ना तो उसमें पानी भी ज़्यादा है। और यहाँ पे है आपके जिन पे आज एक स्टेज है, चारों स्टेज के नाम है संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है, जहाँ पे बच्चा संवेगों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। इसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड क्वेश्चन का है एक वस्तु स्थायित्व। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण कब आता है, तो ये पहले स्टेज में ही आ जाता है, संवेदी पेशीय में ही आ जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या हुआ, मतलब वस्तु का स्थायी होना। अगर वस्तु उसके सामने से गायब भी हो चुका है फिर भी उसको पता है कि वो वस्तु कहीं ना कहीं है। जब आप उससे पिक्का बू खेल रहे हो, ठीक है, और या फिर झात खेल रहे हो तो उसको पता है कि वहाँ पे कोई है, हाथ के पीछे कोई है। भले ही अपना फेस अपने ढक लिया है लेकिन उसको पता है कि आप हाथ के पीछे फेस है, ठीक है। इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। जब उसको लगने लगे कि वस्तु अगर मेरे सामने से गायब हो भी चुका है तब भी वस्तु स्थायी है, ठीक है। इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये किस अवस्था में आता है, तो पहली अवस्था में आता है जिसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में तो आपने भी जान ही लिया, जिसमें उसको सजीववाद होता है, सेंट्रेशन का गुण होता है, जिसमें वो केंद्रीकरण करता है, जिसमें वो अपने विचारों को परिवर्तित नहीं कर सकता है, ठीक है। अपरिवर्तनशीलता रहती है, क्योंकि परिवर्तनशीलता रिवर्सिबिलिटी तो मूर्त अवस्था में आती है और बच्चा भी मूर्त अवस्था में गया नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आपको ऑप्शन को जो है ना एलिमिनेट करना है कि अगर ये जो ऑप्शन है ये क्या मूर्त अवस्था में आता है या फिर अमूर्त में आता है। अगर ये मूर्त में आता है तो ये अमूर्त में नहीं है, ऐसे भी आपको ध्यान देना है। और जितने भी हाई लेवल थिंकिंग प्रोसेस होगी, हाई लेवल थिंकिंग, ठीक है, वो सभी के सभी कहाँ पे आ जाएंगे, अमूर्त संक्रियात्मक में आ जाएंगे। सभी के सभी अमूर्त संक्रियात्मक, जहाँ बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगे। अमूर्त मतलब जो उसके सामने मूर्त रूप से प्रस्तुत नहीं है, जिसकी उसको कल्पना करनी है और फिर भी उस बारे में वो सोच पा रहा है। ये कब आएगा, लास्ट स्टेज में आएगा। चलिए, तो लगभग आपका प्याजे पूरा थ्योरी खत्म हो चुका है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो फिर से वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए, लेन वाइगोत्स्की, अब आपको खुद ही समझ लेना कि ये जो लेन है ना, ये लेन है नहीं, ये लेव है, ठीक है। ये ऐसी गलतियाँ सेटेट में होती रहती हैं, उनके प्रिंटिंग में कुछ अब प्रिंटिंग है, कुछ भी गलत हो सकता है, वहाँ भी इंसान ही काम कर रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की ऑफर द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया है। किस प्रिंसिपल के आधार पर दिया? लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? अब जिसको भी थोड़ा बहुत याद होगा उनका सिद्धांत, उसको याद होगा कि उसका नाम क्या था, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, समाज और संस्कृति। तो अब ढूंढ लीजिए समाज संस्कृति कहाँ है भाई। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में तो पहले ही आंसर मिल गया। दूसरा है बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद तो होगा नहीं।
फिर साइको एनालिसिस, ये तो फ्राइड का है, ये फ्राइड के बारे में पूछ नहीं रहा है। फिर यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता, इस तरह की कोई बात नहीं की है लेव वाइगोत्स्की ने। उन्होंने समाज और संस्कृति के बारे में बात की अपने सिद्धांत में कि बच्चे जो हैं समाज और संस्कृति के साथ रह के, उनसे अंतःक्रिया करके अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। चलिए अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। Which of the following is the term used by Lev Vygotsky, यानी कि Lev Vygotsky describe child's act to speaking herself? ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे खुद से बात करते हैं, तो इस चीज के लिए उन्होंने किस टर्म का यूज किया, किस शब्द का यूज किया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लेव वाइगोत्स्की द्वारा बच्चे के खुद के बोलने के कार्य का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या वो प्राइवेट स्पीच है, क्या वो जिसे कि निजी भाषण कहते हैं, ठीक है, या फिर टॉक अलाउड है यानी कि जोर से वार्ता करना, स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान पार ढांचा, मचान पार, इसको पार भी कहा जाता है, ढांचा भी कहा जाता है, किसको? स्कैफोल्डिंग को, या फिर अहंकार केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। चलिए, तो वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे स्वयं से बात करते हैं और अपने आप को निर्देश देते हैं, ठीक है, और इसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। उनका कहना था कि बच्चे निजी रूप से अपने आप से बात कर रहे हैं और अपने आप को वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए। जब बच्चे खेलते रहते हैं तो वो कहते हैं मुझे ये बॉक्स यहाँ पे लगाना है, अरे मुझे ऐसे नहीं करना था। वो खुद से ही बात कर रहे हैं। आप यहाँ पिक्चर में देखो, ये दो बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते खुद से ही बात कर रहे हैं, आई गो टू गो डाउन देन अप देन डाउन, ये खुद से ही बात कर रहे हैं। तो ये क्या, इसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। वो खुद से जो बात करने की प्रक्रिया है ना, उसको कहा है वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच, निजी वाक्य या फिर निजी भाषण, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे लिखा हो कि पियाजे ने इसको क्या कहा है, पियाजे ने भी इसकी बात की है, और पियाजे के अनुसार ये किस स्टेज में आता है, तो सेकेंड स्टेज में आता है। उनका कहना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में ऐसा गुण होता है कि वो अपने आप से बात करते हैं, जिसको कि उन्होंने अहम केंद्रित वाक्य कहा है। उन्होंने इसको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जैसे कि वाइगोत्स्की का कहना है कि वो अपने आप को निर्देश दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं पियाजे। पियाजे कहते हैं कि वो ईगोसेंट्रिज्म है, ठीक है, वो ईगोसेंट्रिक स्पीच है। तो जब पियाजे की बात हो तो ये क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की ने इसे क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है। चलिए, यहाँ पे आपको एक और चीज़ है जो आपके ध्यान देने होंगे। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग की बात की गई है। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग की बात भी की है वाइगोत्स्की ने अपने थ्योरी में। वाइगोत्स्की ने कहा कि जब बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति कोई काम करता रहता है ना, तो एक क्षेत्र होता है जहाँ पे वो खुद से काम कर लेता है, ठीक है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसका विकास सिर्फ उतना दूर नहीं होता, वो उससे और आगे जा सकता है, और जिस क्षेत्र को वो हासिल कर सकता है ना, उस क्षेत्र को हासिल करने के लिए उसको चाहिए होती है मदद, और इसी मदद को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जिसको कि पार, मचान, ढांचा कुछ भी कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और ये क्या होता है, टेम्पोररी मदद होता है। ये मदद आपको केवल तब तक दी जाएगी जब तक कि आप उस कार्य को स्वयं से करने योग्य ना हो जाएं। जैसे कि कोई बच्ची है जो मैथ्स बना रही है, उसने अपना आधा इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, लेकिन उससे आधा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, वो अपने टीचर के पास आती है, कहती है मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो टीचर क्या करते हैं कि उसको एक एग्जाम्पल देते हैं या फिर थोड़ी सी उसकी मदद कर देते हैं कि ऐसे करोगे ना तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा सा बताया, अब ये जो थोड़ा सा उन्होंने बताया ये है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और अब जो बच्चे ने पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसको क्या हो गया, उसका पूरा विकास हो गया, उसने पूरा कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये मदद केवल तब तक दी जाएगी जब तक बच्चा खुद नहीं करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं कि उसको पूरा इक्वेशन बना के दे देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या दिया था, एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी उन्होंने, ZPD। यहाँ पे आप देख सकते हो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये जो सर्कल है, यहाँ पे बच्चा खुद से कार्य कर रहा है। बच्चा पहुँच सकता है इस सर्कल तक। इस सर्कल तक पहुँचने के लिए उसको चाहिए मदद, अस्थायी मदद। कैसी मदद चाहिए, अस्थायी, ठीक है, जो स्थायी नहीं हो, केवल तब तक दी जाए जब तक उसको ज़रूरत है।
ये अस्थायी मदद उसको जिस क्षेत्र में चाहिए ना, उसी क्षेत्र को कहते हैं ZPD। जिस क्षेत्र में मदद चाहिए उस क्षेत्र का नाम क्या है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ, किसका समीपस्थ? विकास का। उसका विकास यहाँ तक हो सकता है, इसके समीप का ये क्षेत्र है, और यहीं उसको चाहिए स्कैफोल्डिंग। तो किस क्षेत्र में आप स्कैफोल्डिंग दीजिएगा? समीपस्थ विकास के क्षेत्र में दीजिएगा। स्कैफोल्डिंग होता क्या है? एक टेम्पोररी, अस्थायी मदद होता है। अब ये जो मदद देने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानकार अन्य। कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र में आपसे ज़्यादा जानकारी रखता हो, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा ही होना चाहिए, टीचर ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, जो आपसे ज़्यादा जानकारी रखता हो वो आपकी मदद करेगा, और उसी को कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या था? यहाँ पे आंसर था प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की बात की थी जॉन डीवी ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है स्वयं से करके सीखना चाहिए। आप लर्निंग बाय डूइंग कराएं। ठीक है, क्या करवाएं? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। आप उसको स्वयं से करके सीखने दें, उसको एक्सप्लोर करने दें, उसको खुद से करके सीखने दें। ठीक है, ये क्या है? बाल केंद्रित था, ये शिक्षक केंद्रित नहीं था। बाल केंद्रित प्रणाली क्या होती है? जहाँ बच्चे को केंद्र में रखा जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को स्वयं से करने दें, बच्चे को सीखने दें, बच्चे के हिसाब से सिखाएं, वहाँ बच्चा केंद्र में होता है। और शिक्षक केंद्रित क्या होता है? जहाँ शिक्षक जो है वो रूल करेगा, वो बोलेगा कि आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ये करना है, आपको चुप रहना है, आपको बोलना है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव जो है इसको किसने शुरुआत किया था? इसका जॉन डीवी ने किया था, प्रतिपादक है। शिक्षा की ऐसी प्रणाली जो गतिविधि आधारित हो और प्रत्येक बच्चा की क्षमता तथा आवश्यकता का ध्यान रखें। और ये कौन सी प्रणाली है? बाल केंद्रित प्रणाली है। चलिए इतना आपको पता चल चुका है, तो अब पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास पर ध्यान दिया जाएगा। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल क्या होता है? किसी चीज़ को बार बार रटवाना, याद करवाना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको बार बार रटवाया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है, बच्चे रट लें, याद कर लें, यही होता है ड्रिल प्रैक्टिस। तो ये नहीं करवाना है, यहाँ पे बच्चे को खुद से करके सीखने का मौका देंगे। जब भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात आएगी, वो कभी भी रटवाने में फोकस नहीं करेंगे, चाहे वो NCF हो या फिर NEP 2020 हो, कोई भी जो है इस बात पे फोकस नहीं करता है कि आप उसको रटवा करके याद करवाएं। वो कहेंगे कि आप उसको एक्सप्लोर करने दें, खुद से सीखने दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर एबिलिटी बेस्ड फिक्स सेग्रीगेशन, क्षमता आधारित निश्चित अलगाव। अलगाव लाने की बात शिक्षा में कौन करता है भाई? हम तो उस शिक्षा की बात करते हैं जहाँ पे सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाए। अलगाव क्यों लाएंगे हम? तो ये तो गलत हो गया। थर्ड है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। हाँ, ये बात सही है। क्या? सहयोग करके सीखना है। बच्चे खुद से स्वयं से सीख रहे हैं, साथ में मिल के सीख रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हैं। उसके बाद यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि रिवार्ड और पनिशमेंट, इसकी बात जो है व्यवहारवादी करते हैं कि आप बच्चे को आप पुरस्कार दीजिएगा तो उसके लिए वो सीखेगा, दंड दीजिएगा तो उसके लिए वो काम नहीं करेगा। ये कौन बात करते हैं? व्यवहारवादी करते हैं, जैसे कि स्किनर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सहयोग करके सीखेंगे। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। ए चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज, एक बच्चे में दूसरे के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता है। तो बच्चे के पास कौन सा गुण है? वो दूसरे की क्षमताओं को समझ रहा है। स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि। क्या यहाँ पे कहीं पे स्थान की बात हो रही है कि यहाँ पे किसी चीज़ को इस स्थान पे कैसे रखा जाए, या किसी को इस बात की समझ है कि एक रूम को कैसे डेकोरेट किया जा सकता है, कौन सा सामान कहाँ रखा जा सकता है, या फिर कोई पेंटिंग में कौन सा चित्र कहाँ पे बनाया जा सकता है? ऐसा तो कुछ भी बात नहीं हो रहा है। तो स्पेशल नॉलेज तो हो नहीं सकती। फिर आते हैं इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक। तीसरा है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःवैयक्तिक, और चौथा है नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। अब प्राकृतिक बुद्धि की बात कब आएगी? जहाँ पर की बात हो प्रकृति की, पेड़ पौधे की। तो यहाँ पे तो पेड़ पौधे की बात हो नहीं रही। यहाँ कह रहा है कि बच्चे को जानकारी है किस चीज़ की? दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ पा रहा है। तो हमारे पास बच जाते हैं 2 ऑप्शन, एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल का जो हिंदी रूपांतरण है ना, वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर आप कब करते हैं?
केवल एक व्यक्ति में आप अंतर कर सकते हैं क्या? अंतर करने के लिए आपके पास 2 व्यक्ति होने चाहिए, 3 व्यक्ति होने चाहिए, 4 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या वो सिर्फ अपने बारे में समझ रहा था? नहीं, वो दूसरे के बारे में समझ रहा था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अंतः, ठीक है। ये होता है कि जब व्यक्ति को अपने बारे में नॉलेज हो, वो स्वयं के बारे में अच्छे से समझ पा रहा है। और इन सभी बुद्धि के बारे में बात किसने की है? इंटेलिजेंस के बारे में गार्डनर ने। गार्डनर ने अपने थ्योरी में 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात की है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि भाषाई बुद्धिमत्ता, ठीक है, जिसको कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। जो लिखने में लिखने में अच्छे होते हैं उनको कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको कि वर्ड स्मार्ट भी कहा जाता है। वो अपने शब्दों को इस्तेमाल करना जानते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल है राइटर, पोएट। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसका जो है तर्क करने का क्षमता अच्छा हो, जो मैथ्स में अच्छा हो, साइंस में अच्छा हो, वो तर्क कर सकता है अच्छे से किसी चीज़ पे, उसी को कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। इसको लॉजिक स्मार्ट कहते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता क्या होता है? कहाँ पे अंतर करेंगे? जहाँ एक से अधिक व्यक्ति हो, तो वो एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में, मतलब कि दूसरों के बारे में वो जानकारी रख पाने में सक्षम होते हैं। जैसे कि साइकाइट्रिस्ट, पॉलिटिशियन, उनको पता होता है कि हम क्या बोलेंगे तो लोग उनसे प्रभावित हो जाएंगे, मतलब वो दूसरे के बारे में समझ रहे हैं, उनकी सोच के बारे में समझ पा रहे हैं। या फिर सेल्स पर्सन, वो क्या करते हैं कि इतने का डिस्काउंट है, इतने का डिस्काउंट, उनको पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो डिस्काउंट देख करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। उसका आता है अंतः व्यक्तिक, जिस व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी हो अच्छे से, यानी कि सेल्फ स्मार्ट। संगीतमय लयबद्ध, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको संगीत के बारे में नॉलेज हो, जो म्यूजिक कंपोजर हो, सिंगर हो, म्यूजिक राइटर हो, है ना, ठीक है। तो वो म्यूजिकली स्मार्ट होगा, उसको म्यूजिक अच्छे से बनाना आता होगा, गाना गाना अच्छा से आता होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा से आता होगा। फिर है स्थानिक बुद्धि, यानी कि स्पेशियल नॉलेज होता है कि किस स्पेस को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये किस में होता है? तो पेंटर में होता है। उसको वो पेंटिंग जब बनाता है तो उसको अच्छे से पता है कि कौन सा चीज़ जो है ना हमको कहाँ पे लगाना, पेड़ कहाँ पे लगाने, नदी कहाँ पे लगानी है, उसको अच्छे से पता है। या फिर इंटीरियर डिजाइनर, या फिर पायलट, ठीक है। फिर है शारीरिक गतिशील, बॉडीली कनेस्थेटिक, इनको अपने बॉडी पे बहुत कंट्रोल रहता है, जैसे कि डांसर, सर्जन। अच्छा, इसमें सर्जन जो है ना ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि आपको ऑप्शन में हो सकता है आपको लगे कि सर्जन को तो नहीं होता होगा ना बॉडी कनेस्थेटिक। कैसे नहीं होता होगा? उनको अच्छे से पता है, उनकी अगर एक उंगली हिल जाएगी ना तो व्यक्ति मर चुका होगा, ठीक है। इसलिए उनका बॉडी कनेस्थेटिक में भी आता है, उनको बहुत अच्छे से पता है, उनको अपनी शारीरिक गतिशीलता को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है प्रकृतिवादी, जहाँ पे प्रकृति से प्रेम हो, ठीक है, जैसे गार्डनर तो थ्योरी दिए, जैसे कि गार्डन में जो रहते हैं, ठीक है, माली हो गए, फार्मर हो गए, ये सब। तो ये है गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने 8 बुद्धि के बारे में बात की है। अच्छा, अगर आपको इस 8 के बारे में नहीं भी याद है ना, तभी आपने इतना तो नोटिस कर लिया होगा कि जहाँ पे जिस नाम को रखा गया, जैसे लिंग्विस्टिक है तो उसमें भाषा की ही बात हो रही है, म्यूजिकल है तो वहाँ म्यूजिक की ही बात हो रही है, तो आप इससे भी रिलेट करके आंसर दे सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, NEP 2020 की भी बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बीइंग एजुकेटेड इज वंस मदर लैंग्वेज, मदर टंग इज डिटर्मिनल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए हानिकारक है, ऐसी कोई भी बात NEP नहीं करता है। उनका कहना ही है कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा किसमें दी जाए? उनकी मातृभाषा में दी जाए। तो ये तो कभी भी सही नहीं होगा, तो ये हो चुका है गलत। स्कूल शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको अभी बताया। वो कहते हैं कि मातृभाषा में पढ़िए, तो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए वो इंग्लिश कैसे प्रेफर करेंगे? कभी भी नहीं होगा ऐसा कि स्कूली बच्चों को जो है ना अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। वो कहते हैं कि अंग्रेजी सीखना है, वो तो कहते हैं और भी अन्य भाषा सीखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि पहली भाषा ही अंग्रेजी हो, ठीक है। फिर है थर्ड ऑप्शन, मल्टीलिंग्वलिज्म, यानी कि बहुभाषिकता, हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। बहुभाषिकता के युवा छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये बिल्कुल सही बात है।
हमारा देश बहुभाषिक देश है, यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। और NEP NCF ये सभी इसको जो है इसका प्रोत्साहन करते हैं। वो सभी कहते हैं कि बहुभाषिकता जो है ना हमारे लिए एक अनमोल धन है जिसका हमें यूज करना चाहिए शिक्षा में। द्विभाषी दृष्टिकोण छात्रों को भ्रमित करना और सीखने में बाधा डालता है। बाइलिंगुअल अप्रोच कन्फ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग। क्या आपको लगता है कि वो सही में बाधा डालता है? अगर आपको किसी चीज़ को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया जाता है तो आप उसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, वो तो कहीं से बाधा नहीं डालता। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए में जो लिखी गई बात है उसका भी पॉइंट डाल दिया, जहाँ पे लिखा गया है कि बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, यानी कि बहुभाषिकता को प्रोत्साहन और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। ठीक है, ये NEP का ही ये PDF का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, यहाँ पे उसको मैंने कट करके लगा दिया है आपके लिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए उसके आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जेंडर रोल्स यानी कि लिंग भूमिकाएं आप कैसे सीखते हैं? ये लर्न बिहेवियर है, सीखा गया व्यवहार है, या फिर जन्मजात व्यवहार है, इनमेट बिहेवियर है। मतलब क्या कि आप जन्म लेते के साथ जान लें कि अच्छा मैं लड़का हूँ, मुझे ये करना है, मैं लड़की हूँ, मुझे ये करने। अरे जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको पता भी नहीं कि वो लड़का या लड़की है, उसको हम बताते हैं कि भाई तुम्हें लड़का बोला जाता है, तुम्हें लड़की बोली जाती है, उसको नहीं पता है। तो ये तो हो गया भाई गलत बात है ना, ये गलत बात हो चुकी है। फिर अब जैविक संरचना। अब जैविक संरचना के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, जैविक संरचना के लिए यहाँ पे सेक्स लिखा होना चाहिए था। सेक्स को कहा जाता है जैविक संरचना, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्स जो है बताता है, इस वर्ड का यूज किया जाता है शारीरिक भिन्नता जो है, जो कि बायोलॉजिकली हमें मिली है। लड़के और लड़की में जो बायोलॉजिकली डिफरेंस है, जो शारीरिक भिन्नता है, उसके बारे में बताता है सेक्स। ठीक है, लेकिन जब बात जेंडर की आती है तो ये जो है हमेशा सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। कौन सी संरचना है? सामाजिक संरचना है। क्यों? क्योंकि जेंडर वर्ड का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें समाज द्वारा बताया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना है, तुम लड़के हो, तुम्हें ये करना है, तुम लड़की हो, तुम रो सकती हो, तुम लड़के हो, तुम नहीं रो सकते हो। क्यों भाई? उसके पास इमोशन नहीं होते? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये किसने कहा? ये हमारे समाज ने हमें कहा है, ये और किसी ने हमें समाज से मिल रहा है, समाज हमें ये बता रहा है, इसीलिए इसे सामाजिक संरचना कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेक्स का इस्तेमाल इस सेक्स वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? बायोलॉजिकल संरचना के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है या फिर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, तो ये याद रखिएगा आप। तो ये तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद आते हैं कि जेनेटिकली डिटरमाइंड, आनुवांशिक रूप से निर्धारित। आनुवांशिक रूप से निर्धारित तो नहीं होते जेंडर रोल्स। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक लड़की है, बच्ची, इसको बताया जा रहा है कि आपको खाना बनाना है। यहाँ पे ये हेडफोन लगा के गाना सुन रही थी तो इसको आके बोला गया है कि गो सेट द टेबल फॉर डिनर। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है? ये जेनेटिकली डिटरमाइंड था? नहीं, ये बताया जा रहा है किसके द्वारा? समाज के द्वारा। ये समाज से सीख रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा? सीखा व्यवहार होगा। ठीक है, लर्नड बिहेवियर है ये। जेंडर रोल्स क्या है? लर्नड बिहेवियर है, सीखे गए व्यवहार है जो हम समाज से सीखते हैं या समाज हमें सिखा रहा है। चलिए अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पहले परीक्षा की प्रणाली ये थी कि आपको हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम लेना एंड में। ठीक है, तो इससे क्या होता था, हमें पता नहीं चल पाता था कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आया, बच्चे को समझने में क्या परेशानी थी। बच्चे को बस एंड में देना रहता था एग्जाम और उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता था। उसको अपनी गलती सुधारने का, समझने का मौका नहीं मिलता था, है ना। तो इसी को ठीक करने के लिए आया था कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कहता है कि आप सतत रूप से उसका जो है मूल्यांकन करते रहिए और पता करते रहिए कि कहाँ कहाँ बच्चे को परेशानी हो रही है और हम उस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप सिर्फ समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन भी होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विथ वन ऑथर। एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए हम क्या मूल्यांकन करते हैं किसी बच्चे का? बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो चुका है।
टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। ये बिल्कुल सही बात है कि हम जानें कि बच्चे को कहाँ पे परेशानी हो रही है और उस हिसाब से हम अपने शिक्षण प्रणाली में बदलाव लाएं और उस बच्चे को उस प्रकार से बताएं, समझाएं, ताकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में या फिर अपने नेक्स्ट पढ़ाई में सुधार ला सके, आगे जाकर सुधार ला सके, उसको बातें समझ में आ सके। यही इसका सही आंसर है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। टू असाइन रैंक टू स्टूडेंट्स एज पर देयर परफॉर्मेंस, छात्रों को उनके प्रदर्शन के लिए रैंक प्रदान करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है हमें, ठीक है। टू डिक्लेयर द स्टूडेंट्स पास और फेल इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट, छात्रों को विशेष विषय के में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। सीसीए किस लिए लाया गया था कि समझ पाए कि बच्चे में गैप कहाँ रह गया है, कहाँ वो नहीं सीख पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, उस हिसाब से बदलाव लाएं। इसलिए कौन सा आंसर सही होगा कि टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास, व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, अपनी कक्षा के लिए आकलन का तरीका तय करने के लिए सबसे पहले शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आंसर नहीं है, कौन सा आंसर नहीं है, वो जहाँ पे लिखा हुआ उसको उस ऑप्शन को पहले ही हटा लीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हु इज़ गोइंग टू यूज़ द रिजल्ट्स बिसाइड मी, मेरे अलावा परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ये सही है या नहीं है, देखते हैं आगे। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ द इंडिविजुअल, अलग अलग छात्रों के सीखने की व्यवस्था का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये तो बिल्कुल सही बात है, हमें तरीका का पता लगाना है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चों में, हम सभी के पसंद नापसंद अलग होते हैं, सीखने के समझने के तरीके अलग होते हैं और इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं थर्ड पे, विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी, मेरी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने के लिए कौन सी विधि मेरी मदद करेगी। यहाँ पे हमें टीचर होकर के हमें खुद की मदद थोड़ी करनी है, हमें तो बच्चों की मदद करनी है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब देख लीजिए कि आप 3 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे 3 है, ये भी गलत हो गया, है ना। ऑप्शन 1 और 3 ऐसे ही हो चुके, कट चुके। विच मेथड वुड हेल्प टू लेबल एंड सेग्रीगेट स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड हमें लेबल करने के लिए और सेग्रीगेट करने के लिए, स्टूडेंट को अलगाव करने के लिए। हम बच्चे में अलगाव क्यों लाएंगे, कौन सी विधि छात्रों को लेबल और अलग करने में मदद करती है। तो बिल्कुल ही गलत बात है, हमें बच्चों में अलग थलग ये अलगाव नहीं पैदा करना है। तो जहाँ पर भी ऑप्शन 4 है वो गलत है। लीजिए, आपको मिल गया ऑप्शन 4 भी गलत, आपका आंसर हो गया 4। यही होता है एलिमिनेशन मेथड, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इसके साथ जो है आज के 15 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और आपने कितनी सारी थ्योरीज कंप्लीट कर ली है। ये सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डील नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे थ्योरीज कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन से समझ रहे हैं। इस वीडियो को आप एक बार में अगर अच्छे से नहीं समझ आया दोबारा देखिए, लेकिन ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको PDF आराम से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक होगा, आप जरूर खोल के देखें और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए भी ईजी हो जाएगा आपको। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।